आज की कहानी है एक अभागी माँ। रजाई में मुंह लपेटे केतकी फोन की घंटी सुन तो रही थी, पर रिसीवर उठाना नहीं चाहती थी। सो नींद का बहाना करके पड़ी रही। बाथरूम का नल बंद कर रोहिणी ने फोन उठाया। रिसीवर रखने की आवाज़ सुनते ही जैसे केतकी की नींद खुल गई हो। किसका फोन था मम्मा? कमला मौसी का। ये नाम सुनते ही केतकी की मुख मुद्रा बिगड़ गई। रोहिणी जानती है कि कमला का फोन करना, घर आना बेटी को पसंद नहीं। उसकी स्वतंत्रता पर अंकुश जो लग जाता है। आने की खबर दी होगी मौसी ने। कॉलेज 15 तारीख से बंद हो रहे हैं। एक बार तो हम सबसे मिलने आएंगी ही। मम्मा 10 तारीख को हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। मौसी को मत बताना, नहीं तो वो पहले से ही आ धमकेंगी। केतकी, मौसी के लिए इतनी कड़वाहट क्यों? मेरी जिंदगी में दखल क्यों देती हैं? तुम्हारी भलाई के लिए। मम्मा, मेरे बारे में उन्हें कुछ भी मत बताना। और वह माँ के गले में बाहें डालकर झूल गई। तुम जानती हो केतकी, तुम्हारी मौसी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। उड़ती चिड़िया के पंख पहचानती हैं। अजीब समस्या है, जो काम ये लोग खुद नहीं कर पाते, मौसी को आगे कर देते हैं। इस बार मैं भी देख लूंगी। होंगी मम्मा की लाडली बहन। मेरे लिए तो मुसीबत ही है। और जब मुसीबत घर में ही हो तो क्या किया जाए? केतकी मन ही मन बुदबुदा उठी। पापा भी साली साहिबा का कितना ध्यान रखते हैं। वैसे जब भी आती हैं मेरी खुशामदों में ही लगी रहती हैं। मुझे लुभाने के लिए क्या बढ़िया बढ़िया उपहार लाती हैं। और मुंह टेढ़ा करके केतकी हंस दी। अकेले क्या भुनभुना रही हो बिटिया? मैं तो गुनगुना रही थी मम्मा। माता पिता के स्नेह तले पलती बढ़ती केतकी ने कभी किसी अभाव का अनुभव नहीं किया था। माँ ने उसकी आज़ादी पर कोई रोक नहीं लगाई थी। पिता अधिकाधिक छूट देने में ही विश्वास करते थे। ऐसे में क्या बिसात थी मौसी की, जो केतकी की ओर तिरछी आंख से भी देख सके। इस बार गर्मी की छुट्टियों में वो माँ के साथ लखनऊ जाएगी। मौसी ने नैनीताल घूमने का कार्यक्रम बना रखा था। कॉलेज में अवकाश होते ही तीनों रोमांचक यात्रा पर निकल गईं। रोहिणी और कमला का जीवन का केंद्र ये चंचल बाला ही थी। नैनीताल के रोमांचक पर्वतीय स्थल और वहां के मनोहारी दृश्य, सभी कुछ केतकी को अपूर्व लग रहे थे। मम्मा, आज मौसी बिल्कुल आप जैसी लग रही हैं। मेरी बहन है, मुझ जैसी नहीं लगेगी क्या? इसी बीच कमला भी आ बैठी और बोली, क्या गुफ्तगू चल रही है माँ बेटी में? केतकी तुम्हारी ही बात कर रही थी। क्या कह रही हो बिटिया, मुझसे कहो ना। कमला केतकी की ओर देखकर बोली, मौसी, यहाँ आकर आप प्रिंसिपल तो लगती ही नहीं हो। सुनकर दोनों बहनें हंस दी। इस लबादे को उतार सकूं, इसीलिए तो तुम्हें लेकर यहाँ आई हूँ। आप हमेशा ऐसा ही रहा करें ना मौसी। कोशिश करूंगी बिटिया। खामोश कमला सोचने लगी कि ये लड़की कितनी उन्मुक्त है। केतकी की कही गई भोली बातें बार बार मुझे अतीत की ओर खींच रही थी। कैसा स्वच्छंद जीवन था मेरा। सबको उंगलियों पर नचाने की कला मैं जानती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि शस्त्र सी मजबूत मेरे जैसी युवती कचनार की कली सी नाजुक बन गई? सच, कैसी है ये जिंदगी? रेलगाड़ी की तरह रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है। संयोग वियोग, घटनाएं दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, पर जीवन कभी नहीं ठहरता। चाहे अनचाहे कुछ घटनाएं ऐसी भी घट जाती हैं जो अंतिम सांस तक पीछा करती हैं, भुलाए नहीं बोलती, और कभी कभी तो जीवन की बलि भी ले लेती हैं। अच्छा घर वर देखकर कमला के माता पिता उसका विवाह कर देना चाहते थे, पर एमए में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्कॉलरशिप क्या मिली, उसके तो मानो पंख ही निकल आए। पीएचडी करने की बलवती इच्छा कमला को लखनऊ खींच लाई। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मुकेश वर्मा के निर्देशन में रिसर्च का काम शुरू किया। 2 साल तक गुरु और शिष्या खूब मेहनत से काम करते रहे। तीसरे साल में दोनों ही काम समाप्त कर थीसिस सबमिट कर देना चाहते थे। कमला, इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं कोलकाता नहीं जा रहा हूँ। चाहता हूँ कुछ समय अधिक लगाकर तुम्हारी थीसिस पूरी करवा दूँ। सर, अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैं भी यही चाहती हूँ। थीसिस पूरी करने की धुन में कमला सुबह से शाम तक लगी रहती।
कभी कभी काम में इतनी मग्न हो जाती कि उसे समय का एहसास ही नहीं होता और रात हो जाती। साथ खाते तो दोनों में हंसी मजाक की बातें भी चलती रहती। रिश्तों की परिभाषा धीरे धीरे नया रूप लेने लगी थी। प्रोफेसर वर्मा अविवाहित थे। कमला को विवाह का आश्वासन दे उन्होंने उसे भविष्य की आशाओं से बांध लिया। धीरे धीरे संकोच की सीमाएं टूटने लगी। कितना मधुर रहा हमारा ये ग्रीष्मावकाश। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। अवकाश समाप्त होते ही मैं अपनी थीसिस प्रस्तुत करने की स्थिति में हूँ। हाँ कमला, ऐसा ही होगा। मेरे विभाग में स्थान रिक्त होते ही तुम्हारी नियुक्ति मैं यहीं करवा लूंगा। फिर अब तो तुम्हें रहना भी मेरे साथ ही है। इन बातों से मन के एकांतिक कोनों में रोमांस के फूल खिल उठते थे। जीवन का सर्वथा नया अध्याय लिखा जा रहा था। तुम्हारी थीसिस सबमिट हो जाए तो मैं कुछ दिनों के लिए कोलकाता जाना चाहता हूँ। नहीं मुकेश, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे पगली, परिवार में तुम्हारे शुभागमन की सूचना तो मुझे देनी होगी ना। सच कह रहे हो? क्यों नहीं कहूंगा। मुकेश, किस जन्म के पुण्यों का प्रतिफल है तुम्हारा साथ। तुम भी कुछ दिन के लिए घर आओ, ठीक रहेगा। परिवार में कमला का स्वागत गर्म जोशी से हुआ। पहले दिन वो दिन भर सोई। माँ ने सोचा बेटी थकान उतार रही है, फिर भी उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अनुभवी आंखें बेटी की स्थिति ताड़ रही थी। एक सप्ताह बीता। माँ ने डॉक्टर को दिखाने की बात उठाई तो कमला ने खुद ही खुलासा कर दिया। विवाह से पहले शारीरिक संबंध। बेटी, समाज क्या सोचेगा। माँ आप चिंता न करें, हम दोनों शीघ्र ही विवाह करने वाले हैं। वैसे मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी में लेक्चररशिप भी मिल गई है। मुकेश भी वहीं प्रोफेसर हैं। मैं आज ही उनसे बात करूंगी। ज़रूर करना बेटी। समय पर विवाह हो जाए तो लोक लाज बच जाएगी। कमला ने एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 10 बार नंबर डायल किए, पर हर बार रॉन्ग नंबर ही सुनना पड़ा। वो बहुत दिनों तक आशा से बंधी रही। समय बीतता जा रहा था, उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। बड़ी बहन रोहिणी भी चिंतित थी। वो उसे अपने साथ पटना ले आई। नर्सिंग होम में भर्ती करने के दूसरे दिन ही उसने एक कन्या को जन्म दिया, पर वो कमला की नहीं, रोहिणी की बेटी कहलाई। सबने यही जाना, यही समझा। इस तरह समस्या का निराकरण हो गया था। मन और शरीर से टूटी विवश कमला ड्यूटी पर लौट आई। निसंतान रोहिणी को विवाह के 15 वर्ष बाद संतान सुख प्राप्त हुआ। उसका आंगन खुशियों से महक उठा। बहुत प्रसन्न थी वो। कमला की पीड़ा भी वो समझती थी। सब कुछ भूलकर वो विवाह कर ले, अपनी दुनिया नए सिरे से बसा ले, यही चाहती थी वो। सभी ने बहुत प्रयत्न किए पर सफल नहीं हो पाए। अवकाश समाप्त होने के कई महीनों बाद भी मुकेश नहीं लौटा था। बाद में उसके नेपाल में सेटल होने की बात कमला ने सुनी थी। उस दिन वो बहुत रोई थी, पछताई थी अपनी भावुकता पर। आवेश में पुरुष मानसिकता को लांछित करती तो स्वयं भी लांछित होती। अतः जीवन को पुस्तकालय ही हंसती बोलती दुनिया में तिरोहित कर दिया। कभी अवकाश में दीदी के पास चली आती, पर केतकी ज्यों ज्यों बड़ी हो रही थी, उसे मौसी का आना अखरने लगा था। वो देखती समाज की वर्जनाओं की परवाह ना करके जीजा जी ने बिटिया को पूरी तरह छूट दे रखी है। आधुनिक पोशाकें, डिस्को, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा, थिएटर, कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। इतना सब होने पर भी वे बेटी का मुंह जोते, कहीं किसी बात से राजकुमारी नाराज तो नहीं। इस बार जन्मदिन पर मुझे कार चाहिए पापा। बेटी के साहस पर चकित थी रोहिणी। मन ही मन वो जानती थी कि जिस शक्ति का ये अंश है, संसार को उंगली पर नचाने की ऐसी ही क्षमता उसमें भी थी। युवा होती केतकी के व्यवहार में रोहिणी को कमला की झलक दिखाई देती। ऐसी ही हठी थी वो भी, मन माना करने को छटपटाती रहती। हट करके लखनऊ चली आई। बेटी को त्यागने का निश्चय एक बार कर लिया तो कर ही लिया, पर आंख से ही दूर किया। मन से कैसे हटा सकती है। अभी इसके एमबीबीएस पूरा करने में 2 वर्ष बाकी हैं, पर अभी से अच्छे जीवन साथी की तलाश में जुटी हुई है। कैसे समझाऊं कमला को।
कब तक छिपाए रखेंगे हम ये सब? एक ना एक दिन तो ये जान ही जाएगी सब। सहसा केतकी के आगमन से उसके विचारों की श्रृंखला टूटी। मम्मा, आप मेरे बारे में हर बात की राय मौसी से क्यों लेती हैं? माना वो कॉलेज में पढ़ाती हैं, पर मैं जानती हूँ कि वो आपसे ज़्यादा समझदार नहीं हैं। माँ को फुसलाने का ये बढ़िया तरीका है। नहीं मम्मा, मैं सच कहती हूँ, वो आप जैसी हो ही नहीं सकती। आपके साथ कितना अच्छा लगता है। और मौसी के आते ही मुझे डिसिप्लिन की रस्सियों से बांधने की चेष्टा करने लगती हैं। केतकी, कमला मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय है। मेरी छोटी बहन है वो। आपकी बहन है ठीक है, पर मेरी जिंदगी के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? बिटिया, सोच समझ कर बोला कर। मौसी का अर्थ होता है मासी। सॉरी मम्मा, इस बार आपकी बहन को मैं भी खुश रखूंगी। वातावरण हल्का हो गया था। आज मौसम बहुत सुहावना था। लॉन की हरी घास कुछ ज्यादा ही गहरी हरी लग रही थी। सफेद मोतियों से चमकते मोगरे के फूल चारों ओर हल्की हल्की मादक सुगंध बिखेर रहे थे। सड़क को आच्छादित कर गुलमोहर के पेड़ फूलों की वर्षा से अपनी मस्ती का इजहार कर रहे थे। प्रकृति का शीतल सानिध्य पाकर कमला की मानसिक बेचैनी समाप्त हो गई थी। चाय की प्यालियां लिए रोहिणी पास आ बैठी। क्या सोच रही हो कमला? कुछ नहीं दीदी। ऊपर देखो, सफेद बगलों का झोड़ा कितनी तेजी से भागा जा रहा है। अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी है इनको। क्या तुम नहीं जानती कि संध्या ढल रही है और शिशु नीड़ों से झांक रहे होंगे? इतना कहकर रोहिणी खिलखिला दी। जानती हूँ दीदी, लेकिन जिसका कोई गंतव्य ही ना हो वो कहाँ जाए? किनारे के लिए भटकती लहरों की तरह मझदार में ही मिट जाना उसकी नियति होती होगी। ऐसा क्यों सोचती हो कमला? तुम्हारा वर्तमान तुम्हारा गंतव्य है। चाहो तो अब भी बदल सकती हो इस नियति को। नहीं दीदी, मुक्त आकाश ही मेरा गंतव्य है। अब तो यही अच्छा लगता है मुझे। कमला एकदम सावधान हो गई। पिछले कई महीनों से जीजाजी विवाह के लिए जोर डाल रहे हैं। मस्तिष्क में विचार गड़बड़ होने लगे। जीजी आज फिर उस बैंक मैनेजर का किस्सा ले बैठेंगी। जीवन के सुनिश्चित मोड़ पर मिला साथी जब छल कर जाए तो कैसा कसैला हो जाता है संपूर्ण अस्तित्व। केतकी को देखती हूँ तो अविश्वास का अंधकार मेरे चारों ओर लिपट जाता है। इस मासूम का क्या अपराध? जीजी, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। मेरे जीवन की आशंका को तुमने अपनी आशा बना लिया। मुकेश की सशक्त बाहों के आश्रय में कितना कुछ सहेज लिया था मैंने, पर मुट्ठी से झरती रेत की तरह सब बह गया। रात की कालिमा पंख फैलाने लगी थी। कमला के जहन में बीती घटनाएं केंचुए की तरह जिस्मों को काटती हुई रेंग रही थी। कैसे कैसे आश्वासन दिए थे मुकेश ने। प्रगतिशील पुरुष का प्रतिबिंब उसका व्यक्तित्व, जैसे डिसीव शब्द ही नहीं जानता था। मेरी आशंकाओं को निर्मल करने के लिए अपने स्तर पर वो इस शब्द का अस्तित्व ही मिटा देना चाहता था। अंत में क्या हुआ? दोहरे व्यक्तित्व का नकाबपोश। बहुत देर तक रोती रही कमला। कभी अनजाने में ही मुकेश की उपस्थिति कमला के आसपास मंडराने लगती। तब वो बहुत बेचैन हो जाती, जैसे कोई खूनी शेर तीखे पंजों से उसके कोमल शरीर को नोच रहा हो। सब कुछ बोझिल और उदास लगने लगता। दुनिया को पैनी निगाहों से परखने वाली कमला सोचती, इस संसार में चारों ओर कितना सुख बिखरा है, पर दुख की भी तो कमी नहीं है। ऐसे में कवि पंत की ये पंक्तियां वो अक्सर गुनगुनाने लगती। जग पीड़ित है, अति सुख से जग पीड़ित है, अति दुख से। मानव जग में बट जाए सुख दुख से, दुख सुख से। अंधकार बढ़ रहा था। वातावरण पूरी तरह से नीरव था। कमला बुदबुदा रही थी, अपने ही शब्द सुन रही थी। केतकी को क्या समझूं? एक दिन के लिए भी मैं इसे अपना ना कह सकी। दीदी सहारा ना देती तो इस उपेक्षित बाला का क्या भविष्य होता? कितनी खुश है यहाँ, यह तो उन्हें ही वास्तविक माता पिता समझती है। एमबीबीएस की परीक्षा केतकी ने स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण की। हर बात की टोह रखने वाली कमला अगले ही दिन पटना पहुंच गई। केतकी हैरान रह गई। मम्मा, ये आपने क्या किया? कल रिजल्ट आया और आज आपने मौसी को बुला भी लिया।
तुम्हारी पीठ ठोकने चली आई हैं, उसे कैसे रोकती मैं। कमला ने केतकी को हृदय से लगा लिया। मौसी की आंखों में अपने लिए आंसू देखकर वो चकित थी। ये क्या, आप रो रही हैं? पगली, खुशी के भी आंसू होते हैं ना? गाल को उंगली से छूकर कहा कमला ने। मैं तुम्हें ताज में पार्टी दूंगी बिटिया, तुम अपने दोस्तों को भी खबर कर दो। मैं उन सबसे मिलना चाहती हूँ। सच मौसी, आपको अच्छा लगेगा। क्यों नहीं, मेरी लाडली अब डॉक्टर है, अबोध बच्ची नहीं। कमला बहुत खुश थी। पार्टी चल रही थी, बहुत से जोड़े हंस रहे थे, आपस में बतिया रहे थे। उसी दिन कमला ने देखा केतकी और कुणाल के हाव भाव में झलकता निश्चल अनुराग। कमला, केतकी और कुणाल के संबंधों की बात मैं खुद ही तुम्हें बताना चाहती थी, पर कह ना पाई। रोहिणी बोली, अब तुमने सब देख लिया है। अच्छा हो, इस बार ये संबंध तय करके जाओ। जी, ये अधिकार आपका है। तुम्हारी स्वीकृति भी आवश्यक है। दीदी, कुणाल को मैं जानती हूँ, मेरी क्लासमेट अनुराधा का बेटा है। वह बहुत भला और संस्कारी परिवार है। आप कहें तो कल अनु को बुला लूं। क्यों नहीं, मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी की रेखा देखना चाहती हूँ। कमला ने कॉलेज से 1 माह का अवकाश ले लिया था। विवाह खूब धूमधाम से संपन्न हुआ। कमला लखनऊ लौट गई, अपने कमरे के एकांत में। वर्षों बाद उसने मुकेश का नाम लिया था, पर लगा जैसे चारों ओर कड़वाहट फैल गई हो। चाहत में डुबोकर तुमने मुझे छला मुकेश, और तुम्हारे राज को मैंने 24 वर्ष तक हृदय की कंदरा में छिपाए रखा। मैं केतकी को तुम्हारी बेटी कभी नहीं कहूंगी, तुम इस योग्य हो भी नहीं। पता नहीं रिसर्च और सर्विस का झांसा देकर तुमने मेरे जैसी कितनी अबोध युवतियों के साथ ये खेल खेला होगा। बेटी के सुखी भविष्य के लिए मैं उसे तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। मम्मा, मौसी का फोन है। दीदी, मैं कल ही कॉलेज का ट्रिप लेकर कुल्लू मनाली जा रही हूँ। 10 दिन का टूर है। हाँ, केतकी कैसी है? दोनों बहुत खुश हैं, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है जीजी, कहकर कमला फोन पर खिलखिलाकर हंस दी। रोहिणी को लगा कि बेटी का घर बस जाने की खुशी थी वो। नियत तिथि पर टूर समाप्त हुआ। केतकी के लिए ढेरों उपहार देख रोहिणी चकित थी कि हर समय इसके दिल में केतकी बसी रहती है। अवकाश समाप्त होने में भी 10 दिन शेष थे। कमला दीदी और केतकी के साथ घर पर रहने के मूड में थी, पर आने के 2 दिन बाद ही कमला को ज्वर हो आया। डॉक्टर केतकी ने दिन रात परिचर्या की, कोई सुधार होता न देखकर दूसरे डॉक्टर साथियों से भी सहायता ली उसने। जी, लगता है अब ये ज्वर नहीं जाएगा, मेरा अंत आ पहुंचा है। ऐसा मत कहो कमला, अभी तुम्हें केतकी के लिए बहुत कुछ करना है। समय क्या किसी के रोके रुका है जो मैं उसे रोक लूंगी? दीदी, केतकी को बुला दीजिए, वो तो यहीं बैठी है तुम्हारे पास। बेटी, ये जरूरी कागज हैं तुम्हारे और कुणाल के लिए, इन्हें संभाल कर रख लेना। ये क्या हो रहा है मम्मा, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कमला, केतकी कुछ जानना चाहती है। जी, आप सब जानती हैं, जितना ठीक समझो बता देना। मेरे पास अब समय नहीं है। कमला ने अंतिम सांस ली। तड़प उठी केतकी। पहली बार रोई थी वो उस अभागी माँ के लिए, जो जीवन रहते बेटी को बेटी कहकर छाती से ना लगा सकी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।